हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। राइज एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो है वो अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। पहले दो लेक्चर हो चुके हैं जो आपको अवेलेबल होंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ाने से पहले जो है वो हम इसका बेसिक्स पढ़ते हैं, हाउ इट इज फॉर्म्ड, है ना। हाउ इट इज फॉर्म की इसकी फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो आप देखो, एक टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस की लेयर होती है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव राइज, उससे उत्पन्न होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव राइज टू गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, और प्लांट्स में इसको डिक्टायोजोम भी बोलते हैं। और इससे जो है फिर गिव राइज टू, ये क्या देता है, गिव राइज टू वेसिकल एंड लाइजोसोम। तो इन चारों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी, गोल्जी बॉडी के बारे में भी, वेसिकल्स के बारे में भी, और लाइजोसोम के बारे में भी, ठीक है। पहले एक बार इसका बेसिस देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। सपोज दैट कि ये पूरा बोर्ड जो है ये एक सेल है, ये पूरा बोर्ड जो है ये एक सेल है। तो होता क्या है कि यहां जो है वो न्यूक्लियस रखा हुआ है, और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से बाहर की तरफ प्रच्यूर्ड आउट होती है, बाहर की तरफ निकलती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्मेशन करती है। ये इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक चारों तरफ, है ना। ये दिख आपको सर्कल की तरह रहा है, पर आपको इमेजिन करना है इसे स्फेयर की तरह से, कि एक स्फेयर है, सर्कल नहीं है ना। तो इस तरीके से इससे ये निकलते हैं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे वेसिकल्स निकलते हैं, इससे वेसिकल्स निकलते हैं, है ना। और ये वेसिकल्स यहां से हट करके और यहां आकर के जुड़ जाते हैं, और ये फॉर्मेशन करते हैं किसकी, ये फॉर्मेशन करते हैं गोल्जी अपरेटस की। ये फॉर्मेशन करते हैं गोल्जी अपरेटस की। और गोल्जी अपरेटस से यहां से वेसिकल निकलते हैं, यहां से। अगर इन वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं, है ना, यहां पर अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं इस जगह पर, तो हम इसको बोलेंगे लाइसोसोम। और अगर इसके अलावा इसके अंदर कुछ है ना, प्रोटीन को पैक कर दिया, लिपिड को पैक कर दिया, ग्लाइकोप्रोटीन को पैक कर दिया, लिपोप्रोटीन को पैक कर दिया, ग्लाइकोलिपिड को पैक कर दिया, अगर ऐसी चीजें हैं तो हम इसको बोलेंगे वेसिकल। तो हम इसे बोलेंगे वेसिकल, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, ईआर आता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी आता है, गोल्जी बॉडी आता है, ठीक है। यहां पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, ये जो राइबोसोम है ये बना रहे हैं प्रोटीन। वो प्रोटीन इसके अंदर पैक होगी
और इसके अंदर पैक होकर के यहां पर आ जाएगी। इसके अंदर उस प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, इसके अंदर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होगा, उसको इस वेसिकल में पैक कर दिया जाएगा। अगर वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की फॉर्म में पैक होता है तो हम उसको लाइसोसोम बोलेंगे, और अगर उसको किसी और फॉर्म में, मान लो कि यहां पर एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SCR, तो ये बनाएगा लिपिड, है ना, इसके अंदर बनता है लिपिड। तो ये लिपिड बनाएगा, तो इसके वेसिकल्स जो हैं वो यहां पे क्या लेकर के आएंगे, लिपिड को लेकर के आएंगे, यहां लिपिड को लेकर के आएंगे। तो लिपिड जो है वो भरा हुआ होगा इसके अंदर, यहां पे, यहां लिपिड भरा हुआ होगा। या हो सकता है लिपिड को प्रोटीन के साथ जोड़ दिया जाए, कोई लिपोप्रोटीन बना दी जाए, तो इसमें लिपोप्रोटीन भरी होगी, तब इस केस में हम इसको बोलेंगे वेसिकल। और वेसिकल दोनों तरह के होते हैं, जो सेल के अंदर ही सर्कुलेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर सामान पहुंचाते हैं, या फिर सेल से बाहर किसी चीज को लेकर के जाते हैं, दोनों काम में आते हैं। और लाइसोसोम जो है इसको क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग, है ना, आत्महत्या थैली, आत्महत्या थैली। जब सेल को आत्महत्या करनी होती है तो फिर वो इसको ब्रस्ट कर देती है, सेल डाइजेस्ट हो जाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है, जिसका नाम है क्या, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम बारी बारी से जो है वो इन चारों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसको, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेटा, इसकी जो डिस्कवरी की थी, इसको जो डिस्कवर किया था वो दो साइंटिस्ट्स ने किया था। पोर्टर ने 1945 के अंदर, और जो टर्म और थॉमसन ने, दोनों ने अलग अलग किया था, है ना, पोर्टर एंड थॉमसन ने एक ही 1945 के अंदर ही खोजा था इसको, है ना, दोनों ने, लेकिन स्वतंत्र रूप से खोजा था, है ना। कैसे स्वतंत्र रूप, मतलब दोनों ने अलग अलग खोजा था। और ये जो टर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पोर्टर ने दी थी, पोर्टर ने 1953 के अंदर ये नाम दिया, इन्होंने खोज लिया 1945 में, और पोर्टर ने इसका नाम दिया 1953 के अंदर। तो अब इसके अंदर ये क्या कहता है कि इसमें जो है वही दिखाया है हुआ कि ये जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रहा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है वो तीन चीजें होती हैं मेनली। एक तो है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टा, है ना, क्रिस्टाई या क्रिस्टा, ठीक है, क्रिस्टाई, क्रिस्टाई, ठीक है। ये जो क्रिस्टाई है ये क्या होती है, फ्लैट मेम्ब्रेन, है ना। क्रिस्टाई क्या होती है, क्रिस्टाई होती है चपटी, चपटी झिल्ली, चपटी झिल्ली, ठीक है। ये वाली जो है ये वो चपटी झिल्ली है, इस वाली को मान लो आप, या इस वाली को मान लो आप, ये वाली, है ना, ये चपटी झिल्लियां हैं। इस तरीके से ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेन होती हैं, ये चपटी झिल्ली होती है, फ्लैट मेम्ब्रेन, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरे होते हैं इनके अंदर ट्यूब्यूल, ये हैं इसके अंदर ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, है ना, ये हैं ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब्यूल इसके नाम से ही पता लग रहा है कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक, यानी कि नलिकाएं, है ना। ट्यूब लाइक का मतलब क्या है, पहली क्रिस्टाई हो गई और दूसरी हो गई नलिकाएं, नलिकाएं, ठीक है। दूसरी ये हो गई ट्यूब्यूल, नलिकाएं, ट्यूब्यूल। और तीसरे जो हैं वो होते हैं वेसिकल, यहां पे इस पे ऐसे गोल सा वेसिकल लगा होगा एक, तो तीसरा जो है वो हो गया वेसिकल, वेसिकल। ये तीन चीजें होती हैं। तो वेसिकल जो है वो इन ट्यूब्यूल्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, वो दिखा नहीं रखे, ठीक है। तो और ये चपटी है, देखो ये ऐसे करके ऐसे दिख रही है आपको चपटी, है ना।
और ये गोल दिख रही हैं, ये गोल दिख रही हैं। तो ये दो तरह की तो यहां दिखाई दी, और जो वो हैं वेसिकल वो इस डायग्राम के अंदर दिखा नहीं रखे, वो इसके ऊपर होते हैं इस तरीके से, यहां से ऐसे बना हुआ होगा वो इस तरीके से, ये है तो यहां पे ऐसे होगा इस तरीके से वेसिकल। ठीक है, तो जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो क्रिस्टाई के अंदर होता है, जो भी मॉडिफिकेशन होता है वो क्रिस्टाई के अंदर होता है। प्रोटीन जो है वो कच्चे रूप के अंदर आती है, रॉ मटेरियल की फॉर्म में आती है, उसको प्रोटीन बनाना है, उसको हार्मोन बनाना है, उसको एंजाइम बनाना है, वो सारा काम जो है वो किसके अंदर चलता है, इस क्रिस्टाई के अंदर चलता है। ठीक है, फिर इस क्रिस्टाइल से उसको इन ट्यूब्स के थ्रू वेसिकल के अंदर भेजा जाता है, वेसिकल्स के अंदर, उनको वेसिकल्स में पैक कर दिया जाता है। अब ये वेसिकल निकल करके जो है वो क्या बनाएंगे, ये वेसिकल निकल करके बनाएंगे गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडी। अब आप देख रहे हो यहां पे लिख रखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से दाने से आपको ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रही हैं, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इसके क्रिस्टाई के ऊपर। तो ये जो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या होते हैं, ये होते हैं राइबोसोम, राइबोसोम है ना, राइबोसोम। ठीक है, छोड़ो, यहां तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिखा हुआ है, हम कहीं यहां लिख देते हैं, चलो राइबोसोम। ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम होने की वजह से इसकी जो सरफेस है वो रफ दिखाई देती है, खुरदुरी दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम का हमें पता है कि भाई राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम जो राइबोसोम वो प्रोटीन फैक्ट्री है ना, वो क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है ये, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन बनती है। तो ये प्रोटीन बना करके और किसके अंदर डाल देता है, यहां प्रोटीन बनेगी और ये डाल देगा किसके अंदर, ये क्रिस्टाई के अंदर जो स्पेस है खाली जगह यहां पे, और यहां पे जो है वो इसको मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि उसको एंजाइम बनाया जाएगा या फिर उसको प्रोटीन ही रहने दिया जाएगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बना दिया जाएगा जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, झिल्ली में प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, वो बना दिया जाएगा अलग अलग फॉर्म्स में, हार्मोन या पिगमेंट, पिगमेंट जो होते हैं वो भी प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्रोटीनियस इन नेचर होता है। तो ये इनमें से किसी में भी जैसी वो प्रोटीन बनेगी वैसा इसको मॉडिफाई कर दिया जाएगा इसके अंदर, उससे फिर ये ट्यूब्यूल्स के थ्रू भेजा जाएगा किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर, और वेसिकल जाकर के गोल्जी बॉडी बना लेंगे फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए, पैकेजिंग के लिए। दूसरा जो है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो पिंक कलर का जो आपको गुलाबी से रंग का यहां पर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका क्या काम होता है, ये बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बनाता है लिपिड, ये बनाता है लिपिड, है ना, जर्नल लैंग्वेज में फैट या वसा जिसको आप बोलते हो, तो ये वसा का संश्लेषण करता है ना, वसा को बनाता है, ये वसा को बनाता है, वसा का संश्लेषण करता है। इसमें भी फिर वही काम होता है, इसके भी वेसिकल निकले हुए होंगे और वो वेसिकल जाकर के उनके अंदर ये भर जाएगा और फिर ये जाकर के कहां पर चले जाएंगे, वेसिकल जो है वो जाकर के गोल्जी बॉडी के अंदर जुड़ जाएगा, गोल्जी अपरेटस के अंदर जुड़ जाएगा। ठीक है, और जो भी मॉडिफिकेशन होना है प्राइमरी लेवल के ऊपर वो यहां पे इसके अंदर हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, इन दोनों के अंदर। तो दो तरह का ईआर होता है, दो तरह का, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण से संबंधित है, वहां प्रोटीन बनता है और उसका मॉडिफिकेशन होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रिलेटेड है विद द वसा, लिपिड यानी कि वसा की सिंथेसिस करता है, वसा का संश्लेषण करता है। तो ये दोनों इससे संबंधित हैं, दो है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो ये है आपका ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ई आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला जो है हमारा, है ना, अगला जो है वो है क्या, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी निकाय, गोल्जी अपरेटस। एक चीज और देखना आप, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी कोशिकाओं के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा और कौन सी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो जो जो कोशिकाएं प्रोटीन से संबंधित होंगी, है ना, वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा, और जो वसा से संबंधित होंगी वहां पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा प्रेजेंट होगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गोल्जी अपरेटस, गोल्जी निकाय। तो भाई एक साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। तो इनको लिपोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी निकाय, इन नामों से जाना जाता है। तो कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने 1898 1898 के अंदर नर्व सेल्स ऑफ ऑल, है ना, ऑल का मतलब होता है उल्लू, तो उल्लू के जो नर्व सेल थे उनके अंदर पहली बार उन्होंने जो है इसको खोजा, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर, तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर 1898 में इसकी खोज की। इसमें भी वही तीन चीजें होती हैं। ये जो है इसकी क्रिस्टाई, देखो ये दे रखा है ना, जो पतली या चपटी, पतली या चपटी परत होगी और उसके अंदर खाली जगह भी होगी, है ना। ये वाली जो जगह है ये खाली जगह है, ये वाली जो है ये खाली जगह है, ये वाली। और ये बाहर की परत है पीले रंग से जो दिखाई दे रही है आपको। तो ये जो है ये तो वही है क्रिस्टाई, है ना, क्रिस्टाई। और दूसरे होंगे ट्यूब, ये रहे ट्यूब, ट्यूब्यूल, गोल ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक, ट्यूब लाइक, है ना। और ये रहे वेसिकल, इसके अंदर स्फेरिकल होते हैं, यहां तो सर्कल की तरह से दिखाई दे रहा है, स्फेयर होता है ये, है ना, एक स्फेयर होता है, स्फेरिकल होते हैं। यही तीन चीजें इसके अंदर होती हैं। तो जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी निकाय है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट पुलिस बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं भाई इसको। ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको, है ना, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि यही डिसाइड करता है ट्रैफिक किसका हो गया, वेसिकल का, ट्रैफिक किसका हो गया, वेसिकल का। तो यही डिसाइड करता है कि कौन सा वेसिकल कहां पर जाएगा, ये मैसेज देता है। पहले तो इनके अंदर सामान भरता है, फिर इनको मैसेज देता है कि तुम्हें वहां पर जाना है, फलानी जगह के अंदर जाना है, सेल के अंदर किसी जगह पर जाना है या सेल के बाहर किसी जगह पर जाना है। तो ये काम ट्रैफिक को मैनेज करने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है। तो यहां जो ट्रैफिक है, गाड़ियां हैं, वो वेसिकल है, और उनको मैनेज करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, गोल्जी निकाय कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं, इसको ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। तो इसका काम क्या है, एक तो ट्रैफिक को मैनेज करना है, दूसरा पैकेजिंग, पैकेजिंग, किसी चीज के पैकेट जो बनाना है वो भी इसका काम है ना। किसी चीज के पैकेट बनाना यानी कि सामान के पैकेट बनाना, तो वो पैकेट क्या है, वेसिकल है, वो पैकेट वेसिकल है, वेसिकल बनाता है ये। तीसरा काम क्या होता है, सेल प्लेट, सेल प्लेट, सेल प्लेट बनाता है ये। कोशिकाओं के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है, प्लांट के अंदर, पादपों के अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तो उसके अंदर क्या होता है, एक स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस, लास्ट स्टेज। उसके अंदर यहां बीच में एक न्यूक्लियस यहां बन गया, एक यहां बन गया, और यहां पर बीच में जो है वो गोल्जी बॉडी डिपॉजिट होकर के फॉर्मेशन करते हैं किसकी, सेल प्लेट की, सेल प्लेट की। ये सेल प्लेट जो है वो कौन बनाता है, गोल्जी अपरेटस बनाता है, गोल्जी अपरेटस बनाता है। ठीक है। और क्या काम हो गया भाई इसका, और काम हो गया एक इसका क्या, एक और काम हो गया इसका क्या,
एक्रोसोम फॉर्मेशन, है ना, एक्रोसोम फॉर्मेशन एक्रोसोम को बनाता है। अब ये एक्रोसोम क्या होता, कहां होता है, स्पर्म का जो हेड होता है, स्पर्म का ह्यूमन बींग्स के अंदर स्पर्म का जो हेड होता है, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं इसको, तो स्पर्म का जो हेड होता है तो उसके यहां पे टॉप पे जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से इसके हेड के ऊपर, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, एक्रोसोम। एक्रोसोम ये जो है ओवम के अंदर पेनिट्रेशन में काम आता है ना, जब स्पर्म जो है वो ओवम के अंदर जाता है तो ये एंजाइम रिलीज करता है एक्रोसोम। तो ये जो एक्रोसोम है, ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, इसका जो एक्रोसोम है वो भी किसके डिपोजिशन से बनता है, गोल्जी बॉडी के डिपोजिशन से बनता है। गोल्जी निकाय जमा होकर के एक ही जगह के ऊपर ये एक्रोसोम की फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये एंजाइम रिलीज करता है जो ओवम की वॉल में छेद करता है और स्पर्म का हेड उसके अंदर चला जाता है। तो ये मुख्य कार्य हैं किसके, गोल्जी अपरेटस के, गोल्जी अपरेटस के, ये मेन काम है, ये मेन काम है। तो गोल्जी अपरेटस के अंदर भी वही चीज होती है। दूसरी चीज, एक चीज और दे रखी है यहां पे, है ना, सिस फेस और ट्रांस फेस, है ना, सिस फेस और ट्रांस फेस। ये जो ट्रांस फेस है इसको हम बोलते हैं, एक दूसरा नाम भी है इसका, फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। ये हमेशा, ये वाला जो फेस है ये हमेशा होगा कहां पर, टुवार्ड्स न्यूक्लियस, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक की तरफ, केंद्रक की तरफ हमेशा, है ना। क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर ये वेसिकल आकर के जुड़ रहे हैं, ये वेसिकल जो है वो यहां से आकर के और यहां पे जुड़ते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, गोल्जी बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए फॉर्मिंग फेस बोलते हैं या ट्रांस फेस बोलते हैं। और ट्रांस फेस हमेशा न्यूक्लियस की तरफ होता है, केंद्रक की तरफ होता है। और दूसरा जो है वो कहलाता है सिस फेस, जहां से वेसिकल टूट करके निकलते हैं, है ना, इसके ट्यूब से, ट्यूब्यूल से वेसिकल्स टूट करके जो है वो निकलते हैं। तो ये हमेशा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होता है, ये हमेशा कहां होता है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ दूर होता है, न्यूक्लियस से दूर, अपोजिट साइड के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अपोजिट साइड के अंदर। यहां से बनता है, यहां से टूट करके निकलता है, जहां से बनता है वो फॉर्मिंग फेस या ट्रांस फेस, और उसके अपोजिट वाला सिस फेस, सिस फेस। और इसके अंदर जो ये खाली जगह है ये बता रखा है कि ये क्या है, ल्यूमन, और ल्यूमन के अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन, एक काम और है इसका, है ना, क्या काम है इसका, एक और, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, मतलब उनमें बदलाव ला करके, जैसे प्रोटीन को जो है वो लिपिड के साथ जोड़ दिया तो उसको लिपोप्रोटीन बना दिया, या प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ दिया तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, है ना, या फिर लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के साथ जोड़ दिया तो उसको ग्लाइकोलिपिड बना दिया। ऐसे अलग अलग तरह की चीजें इन्वेंशन करता रहता है, ये बनाता रहता है सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसी सेल को जरूरत है उस तरह से ये मॉडिफाई करता चला जाता है। तो एक ये काम हो रहा है इसका, मॉडिफिकेशन करता है, ये और लिख लेना आप, एक बार ध्यान दे लेना इसको, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी अपरेटस और गोल्जी निकाय। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइसोसोम, ये तीसरी ऑर्गनली है ना, ये थर्ड सेल ऑर्गनली, थर्ड सेल ऑर्गनली, है ना, लाइसोसोम। तो इसको सुसाइडल बैग या गार्बेज डिस्पोजर या फूड प्रोसेसर भी कहते हैं ना, आत्महत्या की थैलियां, जब आत्महत्या करनी होती है तो कोई फंदा लगाता है, कोई जहर खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, रेल के आगे कट के मर जाते हैं। पर ये क्या करता है, सेल क्या करती है, इसको फोड़ देगी, बस खाली इसको फोड़ देगी
और इसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना, 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ 50, है ना, अलग अलग प्रकार के 50 अलग अलग तरह के 50 अलग अलग तरह के हजारों एंजाइम होते हैं। 50 अलग अलग मतलब 50 तो टाइप हैं, 50 तो टाइप हैं, है ना। एंजाइम तो हजारों होंगे लेकिन 50 अलग अलग तरह के हाइड्रोलाइटिक होंगे सारे के सारे ही, है ना। जैसे लिपिड को तोड़ने वाला, प्रोटीन को तोड़ने वाला, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला, ऐसे अलग 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 तरह के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो जब सेल को सुसाइड करना होता है तो वो क्या करती है, इसको ब्रेक कर देती है, इसको तोड़ देती है। सुसाइड कब करती है, जब सेल के ऊपर वायरस का अटैक हो गया। तो अब पता है कि भाई वायरस उस सेल से नए वायरस बनवाएगा और दूसरी सेल को परेशान करेगा, उन पे अटैक करेगा। तो एक सेल सोचती है भाई मैं सुसाइड कर जाऊंगी तो नए वायरस बनने से बच जाएंगे, तो वो सेल सुसाइड कर जाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो आत्महत्या कर लेती है सेल। तो इसको फोड़ देगी, इसके अंदर सारे, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी हुई है, इसमें लाइपेज होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइपेज। सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, सारा साइटोप्लाज्म बिखर जाएगा, सेल मर जाएगी, है ना। उसके अंदर जो प्रोटीन है उनको तोड़ देगा। ऐसे ऐसे काम करता है भाई ये। और कचरा नष्ट करने वाला, मान लो कि सेल ने कोई प्रोटीन बनाई या कोई लिपिड बनाया, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, या तो वो गलत बन गया या फिर उसका काम अब हो चुका, तो उसे तोड़ करके काम की चीजें उससे ले ली जाएंगी और बाकी वेस्ट को बाहर फेंक दिया जाएगा। तो यानी कि अब जो बचा हुआ रह गया वो कचरा ही है। तो उस कचरे को सफाई करना, उसका नष्ट करना, है ना, उसको तोड़ना, ये काम भी किसका है, इसी का है, लाइसोसोम का। क्योंकि इसके अंदर अलग अलग तरह के बहुत सारे एंजाइम है, तो वो उसको डाइजेस्ट कर देंगे, पाचन कर देंगे उन सारी चीजों का। जो भी कचरा है, जो भी फालतू की चीजें हैं, उनका पाचन कर देंगे। तो कचरे का भी। भोजन प्रसंस्करक भी कहा जाता है। भोजन प्रसंस्करण किस लिए कहा जाता है, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से कोशिका ने कोई भोजन लिया और उसको इसके साथ जोड़ देगी। जैसे मान लो कि ये मेम्ब्रेन है और ये कोई भोजन है, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, यहां से, है ना, मेम्ब्रेन क्या करेगी, यहां से अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी और इस भोजन को यहां पर ले आएगी और फाइनली जो है वो ऐसे इसको अंदर ले आएगी, ऐसे अंदर ले आएगी। ये भोजन है ना, ये भोजन है से कोशिका का। ये प्रोसेस का नाम जो है वो एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस के दो टाइप होते हैं, पढ़े थे हमने, है ना। मतलब कई टाइप होते हैं लेकिन उसमें से दो मेन टाइप होते हैं, एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एग्जिट करना, चीजों को बाहर भेजना, और एंडोसाइटोसिस इनसाइड लेना, चीजों को अंदर की तरफ लेना। तो ये भोजन को अंदर की तरफ ले लिया, ये भोजन है ना। तो ये भोजन को अंदर की तरफ ले लिया कोशिका ने, ठीक है। अब वो क्या करेगी, अब क्या करेगी कि इसको जोड़ देगी किसके साथ, ये लाइसोसोम है मान लो, ये लाइसोसोम है ना, ये लाइसोसोम है। तो इसको क्या करेगी, लाइसोसोम के साथ जोड़ देगी ऐसे करके। ये लाइसोसोम, ये इसके एंजाइम, और ये जो है ये भोजन है। अब इस भोजन को जो है वो पचा दिया जाएगा और पचा करके जो काम की चीजें होंगी वो रख ली जाएंगी और जो वेस्ट होगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भोजन को पचाने का काम भी इसी का है, तो इसलिए ये इसके तीन नाम पड़े। और भाई क्रिश्चियन डी ड्यूव, एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन डी ड्यूव, उन्होंने 1949 यानी कि 1949 में इसकी खोज की, है ना। किसने, ड्यूव ने क्रिश्चियन डी ड्यूव, क्रिश्चियन तो पता ही है आपको, क्रिश्चियन, है ना, और डी ड्यूव इनका नाम, क्रिश्चियन डी ड्यूव, 1949 में इसकी खोज की। तो इसके अंदर होता क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है ना, एक बाहर की तरफ प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है, ये वाली। फिर ये जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये वाली ब्लैक कलर की, ये लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। और इसके अंदर ये बहुत सारे अलग अलग तरह के एंजाइम भरे पड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं,
कोई चीज इन्हें अपने अंदर की तरफ लेनी हो या बाहर की तरफ छोड़नी हो, तो ये इन प्रोटीन्स के थ्रू अंदर बाहर करती है, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, अक्रॉस द मेम्ब्रेन सब्सटेंसों को अंदर या बाहर करने का काम करती हैं। ये प्रोटीन्स जो होती हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट करती हैं चीजों को मेम्ब्रेन से एक तरफ से दूसरी तरफ। और ये जो है बेटा आपका, ये हो गया क्या, लाइसोसोम, ये हो गया लाइसोसोम, है ना, ये हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर क्या है, मेन चीज इसको याद रखो भाई, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं 50 अलग अलग तरह के, हजारों एंजाइम्स, वो फूड को तोड़ने के काम भी आते हैं, है ना, और जो कचरा है उसको तोड़ने के काम भी आते हैं, और अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया अंदर एंटर कर गया उसको भी तोड़ने के काम आते हैं, है ना। क्या काम आते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस एंड बैक्टीरिया, इनको भी क्या करते हैं, इनको भी क्या करते हैं, किल करते हैं, इनको भी मारते हैं बेटा। एक ये भी लिख लेना, एक साथ जोड़ लेना, वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम भी कर देते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे काम हो गए भाई। और सेल को अगर वायरल अटैक हो गया और सेल मार नहीं पा रही वायरस को इसके थ्रू, तो वो खुद को मार लेती है कि भाई वायरस ज्यादा ना बने और दूसरी सेल को नुकसान ना पहुंचे। तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। और फिर उसके बाद जो है वो आपका आ गया लाइसोसोम के कार्य, वही बता रखा है, डिफेंस, रक्षा। ये शरीर में बैक्टीरिया, वायरस जैसे बाहरी कणों को नष्ट करने में सहायता करती है, ठीक है। डाइजेशन, पाचन करती है, जो कोशिका के अंदर खाद्य कणों का पाचन करती है, ये पढ़ लिया था हमने। सफाई करती है, क्लीजिंग, सफाई करने का काम करती है। मृत या घिसे हुए कोशिकांगों, सेल डेब्रिस को हटाते हैं, इन्हें कोशिकीय सफाई कर्मी या विध्वंसक दस्ते, है ना, डिमोलिशन दस्ते भी बोलते हैं, स्क्वेड्स। और रूपांतरण, हाँ ये एक रह गया था भाई, मेटामोर्फोसिस, मेटामोर्फोसिस, रूपांतरण, है ना, रूपांतरण। तो भाई रूपांतरण के अंदर क्या होता है, इसको बोला जाता है मेटामोर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस, ये टर्म आप याद रखना, रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस। अगर आपने मेंढक का लार्वा देखा हो जिसका नाम है टेडपोल, है ना, क्या नाम है, टेडपोल। तो ये जो टेडपोल होता है, ये जो टेडपोल होता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी मेंढक के जैसा दिखाई नहीं देगा। इसके गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करते हैं, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू जो पुराने टेडपोल के अंग हैं उनको डिजनरेट करते हैं, उनको तोड़ते हैं, खत्म करते हैं, और जिससे कि नए अंग जो हैं वो आ सकें। एक होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चा जो है वो माँ के पेट में सीधा उसी तरह का बनता है जैसा दिख रहा है, मतलब 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, इसी तरीके का बनता है, और बड़ा होकर के भी हम ऐसा ही दिखते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, बीच में एक लार्वा की स्टेज आती है ना, लार्वा की स्टेज आती है। ये जो लार्वा की स्टेज है ये अलग तरीके से दिखता है। अगर आपने देखा हो बरसात के टाइम में, अभी बरसात का टाइम चल रहा है, तो अभी आपको रंग बिरंगे बहुत अलग अलग तरीके से कीड़े दिखाई देंगे, है ना, टेडपोल दिखाई देंगे, टेडपोल बोलते हैं उन कीड़ों को, टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। लार्वा का एक टाइप है टेडपोल, लार्वा का एक टाइप है टेडपोल, ठीक है, तो वो दिखाई देंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जो टेडपोल है उसके चारों तरफ एक रेशम का सा जाल बनेगा, और फिर वो तितली के अंदर बदल जाएंगे। अब तितली अलग होती है और वो हरे हरे कीड़े से आपको अलग दिखाई देते हैं यार। ऊपर चटकीले रंग होते हैं, चटकीले रंग होते हैं, वो जहरीले होते हैं, ज्यादा बच के रहना उनसे, खुजली चलती है सबसे ही वैसे तो, पर कोई ज्यादा चटकीले रंगों वाला है तो इसका मतलब उसमें ज्यादा जहर है। आप केस भी रिपोर्ट होते हैं भाई, खेत के अंदर वो फलाना आदमी गया और वहां जाकर के उसको इस कीड़े ने खा लिया और वो मर गया। कीड़ा नहीं खाता उसको, उसके वो जो बाल से दिखाई देते हैं ना, उसके अंदर ही जहर होता है। जैसे ही हाथ लगाता है वो जहर बाहर की तरफ फेंक देता है उन बालों से, वो आदमी के अंदर चला जाता है। तो कई टेडपोल तो बहुत जहरीले होते हैं, खुद को बचाने का वो एक तरीका है। पर कहने का मतलब ये है कि वो टेडपोल जो दिख रहा है वो तो अलग सा होता है, इस तरीके का दिखाई देता है, हंसता खेलता बच्चा सा, है ना,
ऐसा ऐसा दिखाई देता है वो तो, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा आपको। और बटरफ्लाई तितली जो है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इसके अंगों को डीजनरेट करके पुराने वालों को, और उनकी जगह नए अंग आते हैं। तो जो डीजनरेशन का प्रोसेस होता है पुराने अंगों का, उसको मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण बोलते हैं, है ना। लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज के अंदर, वयस्क के अंदर, लार्वा से वयस्क के अंदर रूपांतरण करता है ये, तो इसको रूपांतरण या मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ये एक और काम है इसका, ठीक है। तो इसको और आप नोट डाउन कर लेना। नाउ द नेक्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, इसके स्ट्रक्चर तो बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप ये देखो कि एक कोशिका के अंदर, एक जो कोशिका है ना, उस कोशिका के अंदर खाना जो है वो पहुंचता है ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में पहुंचता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। हम खाना खाते हैं, वो जाता है स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च जो है फिर वो बदल जाता है किसके अंदर? डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज में, और सेल के अंदर जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज में ऊर्जा है, ठीक है, लेकिन वो ऊर्जा सीधी जो है वो सेल यूज नहीं कर सकती। इसे आप आज से समझो कि आपके पास $100 हैं और आप इंडिया में हो, और आप पहुंच गए गोलगप्पे खाने के लिए, है ना, पानी पतासी गोलगप्पे या पुचका या जो भी कुछ बोलते हैं आपकी जगह पे, तो वो खाने पहुंच गए 20 रुपए के या 10 रुपए के, और आपने उसको दिखाया ये जो डॉलर है जी, $100 है मेरे पास। अब वो मना कर देगा आपको, भाई नहीं मिलेगा। एक 10 रुपए की चीज आपको $100 के बदले नहीं मिल रही, और $100 के आज के दिन कीमत लगभग 8-8,500 रुपए के आसपास है ना, शायद 8,700 चल रही हो आज तो इतनी है। लेकिन वो नहीं देगा, 20 रुपए की चीज नहीं देगा उसके बदले, क्योंकि इंडिया के अंदर नहीं चलते। अगर आप वहां जाओगे अमेरिका में तो दुनिया भर के गोलगप्पे खा लो उससे, पर यहां नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो करेंसी तो है लेकिन इंडिया में नहीं चलती। भारत में करेंसी चलती है रुपीज की फॉर्म में। तो ये जो करेंसी है ग्लूकोज एनर्जी की, ऊर्जा की जो इकाई है, ये इस फॉर्म में सेल इस्तेमाल नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकती। ये यूज किस फॉर्म में करती है? कोशिका इसको यूज, एनर्जी को फॉर्म में यूज करती है एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में यूज करती है। तो इस ग्लूकोज को किस फॉर्म में लाया जाता है? एटीपी की फॉर्म में लाया जाता है। किसके अंदर? सेल में। और सेल के मतलब साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाद 3 रिएक्शन जो है वो इसके अंदर चलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मतलब इसके अंदर एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा, ऊर्जा का घर है ये, पावर हाउस, ऊर्जा घर, है ना। जैसे बिजली के ऊर्जा घर होते हैं ना, घर के आसपास, वहां से सप्लाई होती है बिजली की, तो ऐसे ऊर्जा का घर है ये, पावर हाउस ऑफ द सेल है जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये, ठीक है। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। और ये दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग है, सेल ऑर्गनली है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गनली। तो ये जो पावर हाउस है ना, ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गनली कहा जाता है। सेमी का मतलब होता है आधा या हाफ, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेमी ऑटोनोमस, है ना। ऑटोनोमस जो स्वयं संचालित हो, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? स्वयं संचालित। तो ये अर्ध स्वयं संचालित होते हैं, अर्ध स्वयं संचालित, अर्ध स्वयं संचालित, अर्ध स्वयं संचालित। आधे जो है वो आधा काम अपना खुद ही कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इनके पास क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। किसी भी सेल को खुद को संचालित करने के लिए, किसी भी कोशिका को खुद को संचालित करने के लिए क्या होना चाहिए? डीएनए होना चाहिए। तो इनके पास खुद का डीएनए है, ठीक है। उसके पास राइबोसोम होने चाहिए, तो इसके पास राइबोसोम है, लेकिन ये ध्यान रखना है ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम है, 70S टाइप का राइबोसोम है।
ये बात आपको याद रखनी है। 70S राइबोसोम, 70S टाइप, 70S आपको बताया था कि 70S टाइप राइबोसोम किसके अंदर होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में ही होते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा राइबोसोम होता है? तो अगर ये पूछा जाए कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा राइबोसोम होता है, तो आपका उत्तर होगा 80S टाइप का, 80S टाइप का। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि एक यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसा राइबोसोम होगा, तो आपका उत्तर होगा 70S टाइप का, 70S टाइप का। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है, यह बात ध्यान। ऐसा माना जाता है क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, आरएनए भी होता है इसमें, तो दिखा नहीं रखा, लो हम दिखा देते हैं। ये आरएनए भी है इसके पास खुद का, और राइबोसोम भी है। ये तीन चीज चाहिए मेन को सेल खुद को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ये पहले इंडिपेंडेंट अलग प्रोकैरियोटिक सेल थी। तो एक यूकैरियोटिक सेल जो अभी डेवलप हो रही थी, जो बन रही थी, है ना, वो पूरी तरह से यूकैरियोटिक नहीं है, लेकिन अभी वो डेवलप हो रही थी, एक प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर बदल रही थी। तो उसने क्या करा, एनर्जी को बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को निगल लिया और उसे डाइजेस्ट करने के बजाय अपने पास रखा कि भाई तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे वो सारी चीजें प्रोवाइड करवा करके दूंगी। एक कोशिका ने कहा दूसरी कोशिका से, दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका से, कि मैं तेरे को सारी चीजें दूंगी, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तेरे को, बस तेरे के लिए मेरे क्या काम करना है, ऊर्जा बना करके देनी है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थी उसका डीएनए रह गया। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसा ही होता है, यानी कि ये सर्कुलर है, गोल है, डबल स्टैंडर्ड है। अब गोल डीएनए यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, हाँ यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और 70S राइबोसोम होता है दोनों के अंदर। इसी चीज से ये अंदाजा लगाया गया कि ये दोनों प्रोकैरियोटिक सेल थी। इन दोनों, एक को फोटोसिंथेसिस करने के लिए सेल ने अपने पास रख दिया पादप कोशिका की ने, और दूसरे को जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की फॉर्म में एनर्जी उत्पादन के लिए पावर हाउस की फॉर्म में रख लिया। ठीक है, ये तो कहानी है भाई इसकी। अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाओ। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कि ये डबल मेम्ब्रेन्ड है ना, कैसी है? ऑर्गेनेल्स दैट मेक केमिकल एनर्जी, ये तो सब ऐसे ही दे रखा है। ये कैसी है? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है इसके अंदर, डबल मेम्ब्रेन मतलब दो झिल्लियां हैं इसकी, एक आंतरिक झिल्ली है और एक बाह्य झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली जो है ना वो तो ये वाली है और वो स्मूथ होती है, देखो ये वाली झिल्ली है, ये स्मूथ है बाह्य झिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, है ना, ये बाह्य झिल्ली है ना, दे रखा होगा, नहीं दे रखा, आउटर मेम्ब्रेन ये दे रखा, आउटर मेम्ब्रेन बाह्य झिल्ली, है ना। भाई ये झिल्ली, भाई झिल्ली झिल्ली है ना, हिंदी में हाथ थोड़ा तंग है तो आप समझने की कोशिश करना इसको। ठीक है, बाह्य झिल्ली है, कोई इधर उधर हो जाए कोई वर्ड या लिखने में या बोलने में तो आप समझ जाना बस, हाँ ये वही चीज है जो अब मैं समझाना चाह रहा हूं आपको और आप जो समझना चाह रहे हो। तो ये बाह्य झिल्ली है, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन, ये वाली देखो, इनर मेम्ब्रेन इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कैसे है, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बड़ी सही चली, लेकिन यहां आकर के ये मुड़ गई, ये मुड़ गई, ठीक है। यहां पे आके ये फिर सीधी हो गई, और यहां फिर ये फिर मुड़ गई अंदर की तरफ, ये फिर सीधी हो गई, ये अंदर की तरफ फिर मुड़ गई, ये फिर सीधी हो गई, अंदर की तरफ फिर मुड़ गई, ऐसे ही चलती। इधर से भी देखो, ये यहां तक सीधी, ये फिर मुड़ गई, ये फिर मुड़ गई, फिर ये सीधी चली, ये अंदर की तरफ फिर मुड़ गई, फिर ये सीधी चली, अंदर की तरफ फिर मुड़ गई। अब जो ये मोड़ है इसके अंदर, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टाई। ये दे रखा है जैसो, ये क्रिस्टाई, ये मुड़ी हुई जो होती है ये क्या कहलाती है? क्रिस्टाई। क्रिस्टाई पहले भी हमने पढ़ा था, है ना भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पढ़ा, और उसमें गोल्जी अपरेटस में पढ़ा क्रिस्टाई। तो क्रिस्टाई का मतलब होता है पतली परत, है ना, क्या होता है? पतली, पतली, पै तै और ली, पतली परत, पतली परत,
है ना, चपटी परत, पतली भी नहीं, सॉरी, कैसी, चपटी। चपटी हमारे साथ था भाई एक दिल्ली में, है ना, बहुत पतला था, तो उसका नाम हमने क्या निकाल दिया, चपटी रख दिया। पतला था वो, बिल्कुल पतला सा, है ना, यहाँ से और यहाँ से चिपटा हुआ था बिल्कुल, चपटी परत, तो चपटी नाम रख रखा था उसका। तो ये चपटी परत होती है, चपटी परत कौन बनाता है, ये क्रिस्टाई चपटी परत अंतः झिल्ली, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, तो जो आंतरिक झिल्ली होती है ये बनाती है। अब इसके ऊपर, इस आंतरिक झिल्ली के ऊपर मान लो कि ये क्रिस्टाई है ना, ये क्रिस्टाई है, ये क्रिस्टाई है, तो इसके ऊपर जो है वो क्या होते हैं, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें दिखा नहीं रखी पर मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं, है ना, ऐसी परतें होती हैं, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ऐसे उभरा हुआ भाग, और इसको हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम ये कहलाता है क्या, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम। और भाई यही एटीपी बनवाता है ना, एटीपी फॉर्मेशन करवाता है ये, एटीपी फॉर्मेशन फाइनली, मतलब पूरा प्रोसेस तो खैर चलता ही है ना, पर ये मेन रूप से ऑक्सीजोम है जो एटीपी बनवाता है। ये ऑक्सीजोम का ये जो गोल वाला भाग है ना, ये तो एटीपीएज एंजाइम ही है ना, ये क्या है, एटीपीएज एंजाइम है, ये एक एटीपीएज एंजाइम है ये, ठीक है, तो ये एटीपी बनवाता है। और इसके अंदर आपको बताया राइबोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, 70S टाइप का वो होता है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है, ये वाली जो जगह है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, बाह्य मेम्ब्रेन और आंतरिक मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। और अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जगह होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये काम कैसे करता है, क्या काम है इसका, ये हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। सो आज के लिए थैंक यू, राइज एकेडमी के ऊपर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए राइज एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको सारे के सारे वीडियो विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस पेपर, क्लास नोट्स, पीडीएफ की फॉर्म में सब कुछ चाहिए, तो राइज एकेडमी का एक ऐप है ना, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर के उस ऐप को डाउनलोड करो और आपको वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होंगी। अगेन थैंक यू एंड थैंक यू।